देश के मुसलमानों को राष्ट्रवादी संगठनों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ बात करनी चाहिए। मुलायम माया, लालू कालू और कांग्रेस और उसकी बी टीमों के साथ खड़े होकर कुछ होने वाला नहीं है। ये पिटे हुए मोहरे हैं, लोकसभा विधानसभाओं से बाहर हो चुके हैं, सड़कों पर बिलबिलाते फिर रहे हैं। जो कल तक देश को लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, वो बर्बाद हो चुके। मुसलमान जितना इनके पीछे भागेगा और जलील होगा। गुजरा हुआ कल जो है वो भी खराब था, आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ संवाद करे, बैठे। देश का 30-35 करोड़ मुसलमान, आपका कहने का मतलब है आज वक्त और हालात को देखे तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि 70 साल जिनके साथ जुड़े कांग्रेसियों के साथ, उन्होंने बर्बाद कर दिया। इनको बर्बादी से निकलने के लिए, निर्माण के लिए, सही इस्लाम और सही तालीम के लिए उसे देश के साथ खड़ा होना होगा, अपने इदारों को कायम करना होगा। और वो नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश का मुसलमान अच्छा मुसलमान ही बने, अच्छा राष्ट्रवादी ही बने। जब से हम पढ़ के आए हैं उससे ही हम संघ परिवार के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जमात उलमा हिंद संघ परिवार के साथ लगातार काम करती है, राष्ट्रवादी संगठनों के साथ काम करती है। कभी भी 8 साल से तो देख रहे हैं। 2008 से जमात उलमा हिंद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठनों के साथ काम करती है, क्योंकि जमात उलमा हिंद का ये मानना है कि देश के मुसलमानों को उत्थान जो हो सकता है सेकुलर पार्टी के साथ जाकर नहीं हो सकता। देश का मुसलमान अगर आगे बढ़ सकता है तो जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ आपको बैठना होगा। हमें जो आतंकवादी अभी पीएफआई जो है वो आतंकवाद फैला रही पूरे देश के अंदर, सब मालूम हो गया है कि उनकी जड़ें कहां पर हैं, कहां से फंडिंग है। आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है। कैसे आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है? वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उठाना सिखा रहे हैं, भाले लाठी चलाना सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रही है? फिर राष्ट्रपिता या जो है वो सब लोग गांधी जी को कहते हैं मतलब और, क्या है? और है नहीं क्या? आप नहीं कहते? फिलहाल तो वही है सब। फिलहाल का मतलब फिलहाल नहीं हो, इतना बड़ा बयान, कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। हो सकता है आप भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसका मतलब कह रहे हैं कि बदल सकता सुहेब है कासमी साहब आने वाले 50-100 साल के बाद उस काल में क्या हो उसके लिए मैं गारंटी नहीं दे देश को सकता। आजाद अभी तक कराया। सुहेब कासमी साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। देश को आजाद गांधी जी ने कराया, राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आप कह रहे हैं फिलहाल अभी तक तो वही है। देश को आजाद जिन लोगों ने करवाया, देश को आजाद बदल दीजिए इसका मतलब। देश को आजाद जिन लोगों ने करवाया उसमें और लोग भी थे, सबके नाम छुपा दिए गए, चंद फैमिलियों के नाम हैं। देश के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्या मामला थे, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब कासमी साहब, जिनसे इन तमाम मसाइल के ऊपर सवालात भी करूंगा और जानूंगा कि उनकी क्या राय है। मौलाना सुहेब कासमी साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या मदरसों का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या अब मुसलमानों की जो जायदादें हैं, यानी जो औकाफ की जायदादें हैं, अब उनके ऊपर सरकार की निगाह, इस पर क्या मंशा और आपका क्या कहना है? मदरसों का सर्वे होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि मदरसों का मोहतमिम 500 गज़ के मकान में रहता है, मदरसा 200 गज़ का है। 80% मदरसे की आमदनी मदरसे का मोहतमिम उसकी फैमिली खा जाती है। मदरसे के बच्चे बहुत बुरी हालत में हल्के पंखे की हवा में कम रोशनी में पढ़ते हैं और मोहतमिम बेहतरीन जो एसी के अंदर एंजॉय करता है, अच्छी गाड़ियों में चलता है, विदेश से पैसा लाकर अपने ऊपर खर्च करता है। इलाके की ज़रूरत के लिए मदरसे नहीं बन रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए मदरसे बन रहे हैं। ऐसे मदरसे बन होने चाहिए, अच्छे मदरसे जहाँ बच्चे राष्ट्र निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, इस्लाम की सही परिभाषा सीखें। ऐसे मदरसे हिंदुस्तान में कायम रहने चाहिए। और ऐसे इदारे जो अच्छे इदारे हैं वो इस सर्वे से खुश हैं। नाखुश और परेशान वो लोग हैं कि जो जानते हैं कि सर्वे के बाद देश में उनके चंदे की पोल खुलेगी, उनके फ्रॉड का जो है पूरा जो बनाया हुआ ताजमहल है वो गिर जाएगा। अब तक क्या 75 साल के अंदर मदरसों की हालात नहीं सही थे, या अब तक जो बच्चे तालीम हासिल करते आ रहे थे और मदरसों से बाकायदा बच्चे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, यहाँ तक के पायलट तक बने, वो सब कैसे हुए? ऐसा है, सवाल आ गया। मदरसों के हालात इसलिए सही नहीं थे क्योंकि अब तक जो सरकारें थीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या उनकी बी टीमों की सरकार हो, उनकी हिम्मत नहीं होती थी वोट बैंक की वजह से कि उनकी इंक्वायरी कर सकें, मदरसों के उलमा के बारे में कुछ बोल सकें, क्योंकि यही उलमा की ताकत उनकी चुनावी ताकत थी, यही उलमा उनके रैलियों की भीड़ थे, यही उलमा उनके इलाके के संगठन थे। इसीलिए वो डरते थे। कपिल सिब्बल ने जब कोशिश करी तो उन्होंने हमला बोल दिया कि इस्लाम के अंदर मुदाखलत है। नरेंद्र भाई मोदी ने और योगी जी ने ये हिम्मत करी है और पूरे देश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि मदरसों की इस्लाह करें और मदरसों में जो तालीम हो, एक अच्छी तालीम हो,
मदरसे का बच्चा आलिम भी बने और साथ साथ ग्रेजुएट भी हो। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है कि एक तरफ मदरसों का और मस्जिदों का, औकाफ की जगहों का सर्वे किया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जो है, संघ संचालक, वो आकर के मदरसों का दौरा कर रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल, मदरसों का दौरा जो है इसलिए कर रहे हैं ताकि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसे के बच्चे किस अंदाज से सोचते हैं, वो तमाम की तमाम बातें संघ के और देश के लोगों के पास जानी चाहिए। क्योंकि अब तक मदरसों के बारे में बाज़ लोगों ने ऐसी परिभाषा बनाई है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसे में जिहाद की तालीम होती है, मदरसे के अंदर मारना काटना सिखाया जाता है। जब आरएसएस के लोग, हिंदू भाई मदरसे में आएंगे तो उन्हें मालूम होगा मदरसे के अंदर तालीम अच्छी होती है। मदनी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग जो खुद कट्टर हैं, कट्टरता के साथ खड़े होते हैं, जगह जगह फ्रॉड करते हैं, पूरी दुनिया से पैसा लाते हैं इस्लाम के नाम पे, ये लोग सिर्फ आतंकवाद की बातें करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं, वरना देश का आम मौलवी, आम मौलाना, आम हाफिज, आम कारी जो वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। मदनी तो कह रहे हैं कि ये सही है, सर्वे अगर हो रहा है तो ठीक है। जब मदनी की मीटिंग 10,300 लोगों को बुलाया था देवबंद के अंदर, उन्होंने फ्लॉप हो गई, सिर्फ 250 लोग आए। क्यों नहीं आए लोग जानते थे कि हम अगर आएंगे तो हम विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि मदनी वहां से विरोध करते और उलमा को डराकर खड़ा करते। मदनी की जो कमेटी थी, जो मीटिंग थी, वो फ्लॉप हो गई। जो मीटिंग देवबंद बुलाई थी उसमें लोग नहीं आए, 250 लोग उसके अंदर आए। शाम तक इन्होंने अपना सारा मोमेंट चेंज कर दिया, शाम को कह दिया हम योगी जी के साथ हैं। मदरसों के सर्वे के बाद कितने मुसलमानों को रोजगार मिल जाएगा? मदरसों के सर्वे के बाद में जितने अच्छे मदरसे हैं उनके अंदर क्लासें और बढ़ेंगी, साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी आएगी उसमें। और कोशिश ये करेंगे कि मदरसों को हम तमाम बोर्डों से एफिलेटेड करें ताकि वहाँ का बच्चा पढ़ने के बाद आलिम के साथ साथ अपने साथ एक डिग्री ले और अच्छी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करें। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जो मदरसों की छावनी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ हज़ारों मदरसे हैं। जब यहाँ की बारी आती है तो ये तमाम मौलवी इकट्ठे होते हैं आईटीओ के ऊपर मदनी की क़यादत में और कहते हैं कि हम मदरसों का सर्वे नहीं होने देंगे। ये सारे वो लोग थे, 150 लोग जो दिल्ली आए थे, इनकी विदेश यात्राएं, विदेशों से चंदे, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पनामा, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिया, जाम्बिया, मलेशिया से लेकर जगह जगह इन्होंने जो है पैसा लाते हैं और पैसा ला के अपने ऊपर खर्च करते हैं। मदरसों की आड़ में ये अरबपति बन गए हैं। मदनी उन सब की जो है पुष्पनाही करता है क्योंकि ये सब मदनी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। उमर इलियासी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बाकायदा दावत दी और वहाँ खुद आरएसएस प्रमुख उनके यहाँ मस्जिद में भी पहुँचे और उसके बाद फिर वो मदरसा तजवीदुल कुरान में भी गए। क्या आपका इसके ऊपर? 22 तारीख को मौलाना जमी इलियासी की जो है पुण्यतिथि थी और कुरान खानी थी और जो है जमी इलियासी साहब की जो है फातिहा थी और उन्होंने जो है मोहन भागवत जी को संघ के लोगों को बुलाया। तो फातिहा में ऐसा होने लगा कब से? ऐसा है ये जानना मुझे आपसे बहुत जरूरी है, जनता भाई उनको इल्म था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए ये बात कही है। सवाल सुन लीजिए, ऐसा कब से होने लगा कि संघ प्रमुख जो है वो फातिहा में और उसमें आने लगे हैं? उनको पता नहीं था कि वहां पर क्या है। मौलाना इलियासी ने जिस तरीके से अपना बयान बदल दिया, राष्ट्रपिता कह के शाम को कह दिया कि मैं नहीं कहना चाहता था, ऐसे ही उन्होंने इस बारे में उनको अंधेरे में रखा कि मोहन भागवत जी वहाँ आए। वो तो इसलिए आए कि देश के अंदर अमन अमान की बात हो सके, मगर जो हकीकत ये है कि मौलाना जमी इलियासी जी की उस दिन जो है वो थी क्या नाम बरसी, और उन्होंने कई उलमा को भी उसमें बुलाया था, मगर लास्ट में उन उलमा को उन्होंने जो है कुछ लोगों को बुलाया, कुछ को रोक दिया। अच्छा, राष्ट्रपिता कहा गया है और राष्ट्र ऋषि कहा गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं मौलाना सुहेब कासमी साहब, मुझे इतना बता दीजिए, क्या राष्ट्रपिता की उपाधि देना या राष्ट्रपिता को सीजन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, सरकार के हिसाब से चेंज करने का कोई तुक? वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है बेचारे इलियासी साहब, सही है ना, तो मौलवी हैं, ना हाफिज हैं, ना कारी हैं, ना मुफ्ती हैं। तो आप उनके ऊपर आप उनपे सवाल उठा रहे हैं जिनकी डॉक्टरेट की डिग्री है। आप चीफ इमाम को, जो 5 लाख इमामों की क़यादत करते हैं और कहते हैं, बाकायदा दावा है इस चीज़ का कि वो 5 लाख इमामों की क़यादत करते हैं, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं? ये दावा ही तो है, वो डिग्री नहीं है उनके पास। ये दावा ही तो है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है वो कितने इमामों के अध्यक्ष हैं। मोहन भागवत जी जा रहे हैं, हर मुसलमान तक जाएंगे। संघ का ये मानना है कि हर मुसलमान तक जाना है, हर एक को देश के करीब लाना है, राष्ट्र निर्माण में खड़ा करना है। विभाग के लोग, ये इब्नुल वक्त जो वक्त के साथ बदलते हैं, पहले लेके बताइए। पहले इंदिरा गांधी के साथ थे ये फैमिली, उसके बाद में राजीव गांधी के साथ थी, उसके बाद नरसिम्हा राव के साथ थी, तो पहले तो आप भी जमीयत के साथ थे। उसके बाद पहले आप हम कभी नहीं थे।
अब हम जमात-ए हम कभी नहीं थे, नहीं बिल्कुल हम कभी नहीं थे, आप थे, कभी नहीं थे, हम कभी नहीं थे सर, आप थे, कभी नहीं थे। आप कैसे हम नहीं थे? जब से हम पढ़ के आए हैं उससे ही हम संघ परिवार के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। जमात उलमा हिंद संघ परिवार के साथ लगातार काम करती है, राष्ट्रवादी संगठनों के साथ काम करती है। कभी भी 8 साल से तो देख रहे हैं। 2008 से जमात उलमा हिंद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठनों के साथ काम करती है, क्योंकि जमात उलमा हिंद का ये मानना है कि देश के मुसलमानों को उत्थान जो हो सकता है सेकुलर पार्टी के साथ जाकर नहीं हो सकता। देश का मुसलमान अगर आगे बढ़ सकता है तो जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ आपको बैठना होगा। राष्ट्रपिता या जो है वो सब लोग गांधी जी को कहते हैं मतलब और क्या है? और है नहीं क्या? आप नहीं कहते? फिलहाल तो वही है सब फिलहाल का मतलब फिलहाल नहीं हो, इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, हो सकता है। आप भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, इसका मतलब कह रहे हैं कि बदल सकता सुहेब है कासमी साहब, आने वाले 50-100 साल के बाद उस काल में क्या हो उसके लिए मैं गारंटी नहीं दे देश को सकता। आजाद अभी इन्होंने तक कराया। सुहेब कासमी साहब, जी। सवाल पूरा हो जाने दीजिए। देश को आजाद गांधी जी ने कराया, राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आप कह रहे हैं फिलहाल अभी तक तो वही है। देश को आजाद जिन लोगों ने करवाया, देश को आजाद, बदल दीजिए इसका मतलब। देश को आजाद जिन लोगों ने करवाया उसमें और लोग भी थे, सबके नाम छुपा दिए गए, चंद फैमिलियों के नाम हैं। देश को ये सोचना होगा कि जो अच्छे लोग और भी थे, चाहे वो हिंदू थे मुसलमान थे, उनके नाम भी आने चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो हैं राष्ट्रपिता हैं? कौन? मोहन भागवत। भाई राष्ट्रपिता सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। मोहन भागवत है गांधी जी राष्ट्रपिता कि नहीं है? राष्ट्र के बड़े शख्स हैं, वो राष्ट्र की बड़ी शख्सियत है। मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं कि नहीं है? नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है। कौन है राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता गांधी है, यानी उनके अलावा किसी के साथ नहीं लगाया जा सकता? नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, देश के मौजूदा हालात को, खासतौर से मुसलमानों को लेकर के आपका क्या कहना है? बिल्कुल 2 टूक सवाल आप। देश के मुसलमानों को राष्ट्रवादी संगठनों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जिनसे लड़ाई है उन्हीं के साथ बात करनी चाहिए। मुलायम माया लालू कालू और कांग्रेस और उसकी बी टीमों के साथ खड़े होकर कुछ होने वाला नहीं है। ये पिटे हुए मोहरे हैं, लोकसभा विधानसभाओं से बाहर हो चुके हैं, सड़कों पर बिलबिलाते फिर रहे हैं। जो कल तक देश को लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, वो बर्बाद हो चुके। मुसलमान जितना इनके पीछे भागेगा और जलील होगा। गुजरा हुआ कल जो है वो भी खराब था, आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ संवाद करे, बैठे। देश का 30-35 करोड़ मुसलमान, आपका कहने का मतलब है आज वक्त और हालात को देखे तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि 70 साल जिनके साथ जुड़े कांग्रेसियों के साथ, उन्होंने बर्बाद कर दिया। इनको बर्बादी से निकलने के लिए, निर्माण के लिए, सही इस्लाम और सही तालीम के लिए उसे देश के साथ खड़ा होना होगा, अपने इदारों को कायम करना होगा। और वो नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश का मुसलमान अच्छा मुसलमान ही बने, अच्छा राष्ट्रवादी ही बने। अच्छा, अगर जुड़ जाएगा तो आप इसकी गारंटी ले रहे हैं मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, हिजाब का मुद्दा खत्म हो जाएगा, मस्जिदों को छेड़ना बंद कर देंगे, मदरसों को छेड़ना बंद कर देंगे, और जितने भी मुस्लिम मसाइल इशूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी न तो किसी मॉब लिंचिंग की हिमायत करती है, न जो है किसी के मजहबी मामला में मुदाखलत करती है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मुसलमान 70 सालों से एक तरफा होकर बीजेपी को हराने की मुहिम चला रहा है और नफरतें बढ़ा रहा है। देश का हिंदू जो कल तक मुसलमानों के बारे में नजरिया रखता था, आज लगातार दूर होता जा रहा है। इसलिए चाहिए कि हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा जिस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर मिलजुल के रहना सिखाया था, उसी तरीके से रहें, ताकि आज का मुसलमान भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए और देश की उन्नति के लिए, देशी तरक्की के लिए काम करे। और जमात उलमा हिंद का यही मकसद है कि पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, मदनी दोनों, चाहे चचा और भतीजा, ये फैमिली की जो पार्टियां बन गई हैं, चचा अध्यक्ष, उनका साला जनरल सेक्रेटरी, महमूद जनरल सेक्रेटरी, उनका फूफा सदर, यूपी का अध्यक्ष भाई, और खुद अमीरुल मोमिनीन, उनका दामाद नायब अमीरुल मोमिनीन। ये सारा का सारा फ्रॉड है। जैसे कांग्रेस एक खानदान की पार्टी है, ऐसे मुसलमानों के जो संगठन है ये सब खानदानों में बढ़ गए हैं। इस्लाम ने खानदान परस्ती खत्म करी थी और ये लोग लगातार कायम कर रहे हैं, इसीलिए देश का मुसलमान पिट रहा है। सुहेब कासमी साहब, आपने बिल्कुल खुले तौर पे इस बात को कहा कि देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगा है। बिल्कुल, यानी आपने ये फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी तभी मुसलमानों को ढा रही है, उनके घरों को गिरा रही है, तभी उनके मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, और तभी जो हालात हैं वो सारे मुस्लिम इशूज इसीलिए उठा रही है ताकि मुसलमान डर जाए, ताकि मुसलमान साथ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, आपने कहा कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगा है। देखिए, तभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को हराने, भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी मदरसे को गिरा रही है,
न किसी के घर को गिरा रही है। सर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अनऑथराइज आसाम में क्या हुआ? आसाम में जो गिरा है वो मदरसा नहीं था, वो आतंकवाद का अड्डा बन चुका था। कैसे? 3 मुदर्रिस 4 तलबा जो है अलकायदा से जुड़ गए थे। ऐसे मदरसे पूरे मदरसे को अनऑथराइज मदरसा बनाकर सरकार की जमीन पे सरकार की बात सुनिए, सरकार की जमीन पे मदरसा बनाएगा और बदमाशी भी करेगा, ये नहीं चलेगी। और मकानात क्यों गिर रहे हैं? सर पूरा मदरसा गिराने की क्या जरूरत थी? अब बताओ मदरसा क्यों गिरा है? उनके बताइए। 1 और 4 के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। बात सुनिए, एक आदमी डिफेंस कॉलोनी में रहेगा और मर्डर करके आएगा तो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा। एक सीलमपुर की झुग्गी में रहेगा या संगम विहार में नाजायज मकान बनाएगा और मर्डर करेगा तो जब पुलिस में इंक्वायरी होगी तो उसका मकान भी गिरेगा, क्योंकि वो खुद अनऑथराइज जराइम पेशा भी है, अनऑथराइज प्रॉपर्टी बनाएगा। देश के मुसलमानों को चाहिए कि अथराइज जगहों पर रहें, नालों के किनारे और कब्रिस्तानों की जमीनें कब्जा करना छोड़ दें। इसलिए सर आप फैसला करेंगे। बिल्कुल हम शोएब साहब ये कौन बताइए, सी authorized क्या है, कौन बीजेपी की non authorized? मुखालिफत करना मुसलमान के लिए इतना बड़ा जुर्म है? क्या पार्टियों की मुखालिफत नहीं होती, सियासी पार्टियों की? बीजेपी ने- पहली पार्टी है बीजेपी की जिसकी मुखालिफत बीजेपी ने आतंकवादियों को, भ्रष्टाचारियों को, जो लोगों के पैसे लूट के, याकूब कुरैशी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग जिन्होंने मुसलमानों को रहना हराम कर रखा था इलाहाबाद के अंदर, वो जो है माफिया शाहिद कुरैशी मेरठ का और जो है गोश माफिया, इन तमाम लोगों पर पाबंदी लगाई है। किसी शरीफ मुसलमान का मकान क्यों नहीं लगाई? जो ये कहते हैं मकान ढाया, काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, ऐसा उन पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी? ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई है। हमारे एक मंत्री ने झारखंड के अंदर जयंत सिन्हा ने एक मोबिल सिंह वाले का इस्तेकबाल किया था, पार्टी ने उसको आज बाहर कर दिया। देखिए कहां खड़ा हुआ है, वो भी उसका बाप भी। दिल्ली दंगों में भी कुछ कहा था, आपके एक मंत्री ने दिल्ली दंगों में भी दिल्ली दंगों में कहा था, क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या हुआ उनके खिलाफ? और किसको कहा था? जो गद्दार हैं, हुआ क्या उनके जो गद्दार हैं उनको कहा था, मुसलमानों को नहीं कहा था। और हम भी मारेंगे गोली, कोई गद्दार अगर है उसको गोली मारी जाएगी। और देश के लिए हम गोली खाएंगे भी और गोली मारेंगे भी। क्यों मारेंगे? आपको क्या किसने करेगा? हक दिया? बिल्कुल। आपको किसने हक कोई दिया? आतंकवादी अगर आकर हमला करता है देश के ऊपर तो फौज पुलिस बाद में आएगी, पहले हम मुकाबला करेंगे उसका। कैसे मुकाबला करेंगे? आपको हथियार मिल गया क्या? बिल्कुल, हम हथियार भी लेंगे, हथियार का लाइसेंस भी लेंगे और दिलवाएंगे भी लोगों को कि मुकाबला करो आप। और दूसरा आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो जायज मकामात कश्मीर के अंदर, कश्मीर बात सुनिए, कश्मीर के अंदर मुसलमान, कश्मीर की अवाम ने आतंकवादियों को मारा भी है, गोली खाई भी है, गोली मारी भी है। हम चाहते हैं कि देश का हर मुसलमान तो इस तरीके से बने। ऐसा क्या हो रहा था? महिलाएं सड़क पर ही तो बैठी थी, क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं क्या हुआ। कर रहे थे वो लोग? गोली चलाई नहीं आकर रामभक्त गोपाल ने गोली नहीं चलाई थी? वो राम भक्त नहीं था, बाद में मालूम हो गया वो क्या था। क्या था? वो जो था, आपके लोगों ने कपिल तो मिश्रा स्वागत का किया, क्या मालूम भारतीय हुआ? जनता पार्टी ने तो स्वागत कपिल किया। मिश्रा, हाँ। कपिल मिश्रा जिस पार्टी से पाठ पढ़कर आया है, जहां ट्रेनिंग लेकर आया है, कपिल मिश्रा उस पार्टी का जो है प्रवक्ता है। उस पार्टी के अंदर सीख के आया है। कौन सी पार्टी? भारतीय आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो गले लगा रखा क्या है उसको। क्या दिया है उसे? क्या दिया है? किसी मंडल का अध्यक्ष है? किसी मंडल का अध्यक्ष है? शोएब साहब, जब ऐसा वो है? आम आदमी पार्टी में किसी था, तब किसी तो वो मंडल कलमा पढ़ता था, एमएलए था, उससे। वो एमएलए था, कुरान खानी ये करता था, वो कुरान खानी करता था, नमाज होगी वहीं, वो हनुमान कुरान खानी ये करता था, कुरान खानी करता था, ईद पे जाके बिरयानी खाता था, कोरमे खाता फिरता था। भाजपा में आया है, भाजपा इसको कभी कुछ नहीं देगी, ऐसे घूमता रहेगा वो, चाहे कितना भी चीख पुकार कर ले वो। यानी आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, जो कुछ और लोग कर रहे हैं और जो कुछ आपके सामने आ रही है बात, वो सब भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में रह काम करती है, इसलिए भाजपा का हर कार्यकर्ता भी संविधान के दायरे में बात करता है, काम करता है। मारो संविधान के दायरे में है। आतंकवादी के गोली मारने संविधान है। देश में कौन कैसे मुसलमान संविधान? भगत सिंह ने गोली खाई और गोली चलाई और जो है फांसी का फंदा चूमा। किनके अंग्रेजों ने, खिलाफ? बात सुनिए, अंग्रेजों ने क्या कहा? ये गद्दार है। मगर भारत के लोगों ने कहा कि हमारा हीरो है। जो आतंकवाद से लड़ने वाले हैं वो हमारे हीरो हैं, चाहे वो देश में किसी कोने में रहने वाले हो। आप आतंकवाद साबित करिए देश में पहले। देश में जो आतंकवादी अभी पीएफआई जो है वो आतंकवाद फैला रही पूरे देश के अंदर, सब मालूम हो गया है कि उनकी जड़ें कहां पर हैं, कहां कहां से फंडिंग है। आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है। कैसे? आरएसएस प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रही है। सर, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उठाना सिखा रहे हैं, भाले लाठी चलाना सिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रही है? आप लोग मुहर्रम में क्या करते हैं? हथियार क्यों उठाते हैं ये बताइए? किसने कहा? मुहर्रम के जुलूस में, रबीउल अव्वल के जुलूस में क्या करते हैं आप? सुनिए सुनिए, मैं मुहर्रम के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, रबीउल अव्वल के जुलूस में आप लोग क्या करते हैं? हथियार लेकर नहीं चलते हैं आप लोग? दूसरे को काटते हैं उससे। कोई आरएसएस में कोई नहीं काटता है, कोई नहीं काटता है आप आरएसएस लोग का में। मतलब नहीं, क्या वो तो है? मातम है। आप लोग का मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो मुहर्रम का जुलूस? हम हथियार लेके नहीं नहीं चलते, हम हथियार लेके नहीं चलते हैं। इमाम हुसैन के लिए हम दुआ करते हैं, क्या दुआ? ये जो है उनके दर्जा बुलंद करने की दुआ करते हैं। हम उनकी औलाद से, उनकी आल से,
उनके तमाम जो है रफ़ाक़ात हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे नबी ने सिखाया है और हमारे उलमा ने सिखाया है। आप जिन्हें हथियार बता रहे हैं वो उनके लिए मातम करने की चीज है, ठीक है, वो किसी दूसरे के कहाँ मार रहे हैं, ऐसा है, तो मातम ऐसा है, अगर लेकिन आरएसएस में तो दूसरों को ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ऐसा है, ऐसा है 70 सालों से कांग्रेस ने ये सिखाया है कि आरएसएस के बारे में ये बोलो कि वो तुम्हें मानने की बातें कर रही है। कभी आप शाखा में जाइए, किसी आरएसएस की मीटिंग में जाइए तो आपको मालूम होगा कि वहां क्या बातें होती हैं, क्योंकि यही चाहती है कांग्रेस और उसकी बीटी में और जो है लेफ्ट के लोग कि मुसलमान आरएसएस के बीजेपी के बारे में सोचता रहे और देश के अंदर वो मलाई खाते रहे। अब ऐसा नहीं होगा कि देश की मलाई तो पर्सनल वोट खाए और देश का वहां मुसलमान टारगेट पे रहे और वो लाठी डंडे खाए। तो अब कौन सा टारगेट पे अब देश का मुसलमान बहुत सुखी है। आसाम में जाके देखिए, बात कर रहे हैं, आसाम में जाके देखिए। सर मदरसों का सर्वे हो रहा है, क्या शाखाओं का सर्वे नहीं होना चाहिए इस तरह से? भाई शाखा कहाँ, शाखा कोई बिल्डिंग है क्या? कोई शाखा तो पार्क में होती है, सुबह को जाइए सर्वे कीजिए, खुला आमंत्रण है। आरएसएस के रीजनल ऑफिसेज नहीं है क्या? या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ मदरसों की हैं, आरएसएस की बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है? मौलाना सुहेब, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आरएसएस के सेंटर है उनका खुला निमंत्रण है, आइए आप चेक करिए सबको, किसने मना किया है? तो मगर जहां ये सब कुछ सिखाया जा रहा है सर, जहां ये सब कुछ सिखाया करवाइए ना आप, ऐसा ये सब झूठ है। जब एक बार आप जाएंगे, राहुल गांधी करवाएंगे, अशोक गहलोत करवाएंगे, अशोक गहलोत करवाएंगे, केजरीवाल करवाएगा, भाई ये लोग तो करवा सकते, करवाएं। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगे या ना लगे ये बता दीजिए। हिजाब हर मुसलमान का अपना व्यक्तिगत मामला है। देश के 50-60% मुसलमान ऐसे हैं जो हिजाब नहीं पहनते हैं और देश के 50% लोग पहनते हैं। और जो बच्चियां पहनना चाह रही हैं उनको आप रोक लगा रहे हैं? जो पहनना चाहती हैं वो पहने, मगर स्कूल की जो ड्रेस है उसको ही फॉलो करें। जो स्कूल की जो ड्रेस है वो स्कूल के अंदर है। हर स्कूल के अंदर एक रूम बना हुआ है, बच्चियाँ आती हैं, अपना बुर्का उतारती हैं और अंदर ड्रेस में जाती हैं। इसलिए जो है ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है ज़बरदस्ती का फैलाया जा रहा है। देश के अंदर लोग चुन्नी भी ओढ़ते हैं, लोग आंचल भी ओढ़ते हैं और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बहुत पाकीज़ा है और हर मज़हब के अंदर पाकीज़गी है और हिजाब भी एक पाकीज़गी का हिस्सा है। जो मुसलमान फॉलो करते हैं वो भी मुबारक, जो नहीं करते हैं उनको भी चाहिए कि इस्लाम की जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें और इस पर किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम प्यार मोहब्बत से इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं ताकि देश की संस्कृति बाकी रहे। तो आप अपनी वाली जो सोच है, बस बिल्कुल आखिरी सवाल, अपनी वाली जो सोच है आपकी, वो प्यार मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने के लिए उन लोगों को क्यों नहीं सिखाए जाते, या क्यों नहीं आप उन लोगों को सबक देते इस चीज़ का, जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं, जो मार रहे हैं या मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं? हमने बहुत लोगों को समझाया, इसीलिए मोब लिंचिंग कम हो गई है। और बिल्कुल अच्छा। हमने लोगों को समझाया। हम गए उन लोगों के घरों पे जिन्होंने मोब लिंचिंग की थी, हम उन लोगों के घरों पे गए जिन्होंने गाय काटी थी, हम उन लोगों के घरों पे गए जिन्होंने बसों के अंदर झगड़े किए थे, हम दिल्ली दंगे के अंदर जो दोनों घरों की नफरतें बढ़ी थी उन लोगों से ही मिले। जमुनाबार में, चांदबाग, सीलमपुर, करदमपुरी और जितनी भी पुरियाँ हैं वहाँ पर सारी पुरियों में गए, सारे विहारों में गए। हम वहाँ जाने के बाद उन लोगों से मिले, हमने समझाया कि भाई आप लोग साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्यों लड़ रहे हैं? तो लोगों की समझ में आया है और देश का माहौल अच्छा बन रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ रही है, उससे लोग चिंतित हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, उसी से लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो बिलबिलाता रहे और गुर्बत में रहे और जो है देश के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका न निभाए। और हम चाहते हैं कि मदरसे के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो आलिम, हाफिज़, कारी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के अंदर जो है अपना कर्तव्य अदा करने वाले बने और संकल्प लें कि भारत माँ के लिए हम काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे के लिए। कुल मिलाकर के जहाँ तक समझ पाए होंगे इस पूरी गुफ्तगू को और जो कुछ समझ पाए होंगे मौलाना सुहेब कासमी के इन तमाम बयानात को लेकर के, तमाम मुसलमान, भारत के 30-35 करोड़ मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएं और सारे ही आकर के आरएसएस का दामन थाम ले तो सब कुछ वाहवा है, नहीं तो फिर वही है जो कुछ आजकल चल रहा है। खुले तौर पर चेतावनी है मुसलमानों के लिए, जो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को सोचें कि अगर उनको बचना है तो हर हाल में मोदी जी का, योगी जी का हाथ को पकड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।